तो देखिए, देश और राजधानी पर बात करने वाली है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, श्रीलंका के श्रीवल्लभपुरम कुट्टे, बांग्ला की ढाका, अफगानी, चीन की युआन, चीन की राजधानी बीजिंग, मंगोलिया का उलान बटोर, जापान का टोक्यो, थाईलैंड का बैंकॉक, वियतनाम का हनोई, कंबोडिया का नॉम पेन, यूएई का अबू धाबी, आयरलैंड का डबलिन, मिस्र की काहिरा, फ्रांस का पेरिस, ब्राज़ीलियम का ब्रुसेल्स, स्पेन का मैड्रिड, पुर्तगाल का लिस्बन, हंगरी का बुडापेस्ट। देखिए, लौंग का द्वीप किसे कहते हैं? जंजीबार को कहते हैं। संसार का रोटी भंडार प्रेरी की घास के मैदान को कहते हैं। संसार की छत पामीर के पठार को कहते हैं। मोतियों का द्वीप बहरीन को कहते हैं। पोप का शहर रोम में कहते हैं। पोप का शहर वेटिकन सिटी। हाथियों का देश लाओस, है ना। अगर हम बात कर लें कि झरनों का देश इक्वाडोर, झीलों का देश फिनलैंड। अगर आपसे कहे कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात तो गरसुप्पा है। अगर कहे सबसे ऊंचाई पर स्थित जलप्रपात तो कुंचिकुल वराही नदी होगा। नहरों का देश पाकिस्तान, नदियों का देश बांग्लादेश, इंग्लैंड का बगीचा कैंट। अगर हम बात कर लें भूटान, है ना, भूटान, तुर्कमेनिस्तान की राजधानी क्या है? तो एशगाबाद। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी क्या है? एशगाबाद। अगर हम बात कर लें फिलीपींस की राजधानी क्या है? मनीला। मनीला की मुद्रा क्या है? पीसो या पेसो। देखिए, मनीला में क्या अंतर्राष्ट्रीय चावल है। और रमन मैग्सेसे पुरस्कार हमको मनीला से ही हमको रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाता है। रमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहते हैं। और मनीला में ही अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र है। आइए हम बात कर लेते हैं आगे। और विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी तो ये जानते ही हैं। आइए हम बात कर लेते हैं अशोक के बारे में। अशोक देखिए पहला शासक था, है ना, जिसने अभिलेखों को, देखिए ऐसा कौन सा शासक था जिसने अभिलेखों के माध्यम से सर्वप्रथम जनता को संबोधन किया था? तो वह अशोक था, है ना। और जो है, और ये किससे प्रभावित हुआ था? तो ईरानी शासक डेरियस या दारा प्रथम से प्रभावित होकर अभिलेखों के माध्यम से जनता को संबोधित किया था। देखिए, आप शिलालेख हैं या अभिलेख हैं? देखिए, 3 भागों में बांटे जाते हैं, है ना। इसके जो है लिपि को नहीं, इसके 3 भाग होते हैं। शिलालेख या अभिलेख हो, शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहा लेख। तो शिलालेख में जो क्या होता है, इसमें 14 की बात वर्णन है। और स्तंभ लेख में 7 का वर्णन है। और गुहा लेख मतलब 3 गुफाओं का वर्णन है। मौर्य काल की लिपि क्या थी? तो मौर्य काल में जो है सर्वाधिक ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया है। अगर हम बात कर लें कि अशोक ने 3 लिपि का प्रयोग किया था, ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि और ब्राह्मी, खरोष्टी और आरामाई लिपि, है ना। तो देखिए, अशोक के ज़्यादातर जो है अभिलेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। राजस्थान के साइड जो है खरोष्टी में लिखे गए हैं। और आरामाइक लिपि को या ग्रीक लिपि को, आरामाइक लिपि को या ग्रीक लिपि को, है ना, ये जो है कहाँ पे लिखे गए हैं? तो ऐसे पश्चिम में लिखे गए हैं। अगर कहें अशोक के अभिलेखों की भाषा क्या, तो प्राकृत है। लिपि की भाषा क्या? प्राकृत है। उत्तर पश्चिम में जो है ये आरामाई या ग्रीक लिपि का प्रयोग हुआ है। आइए बात कर लेते हैं अशोक के शिलालेख में, है ना। अगर अशोक के शिलालेख को सबसे पहले पढ़ने वाला कौन सा? तो 1837 में जेम्स प्रिसिया ने पढ़ा था। देखिए, पढ़ लेते हैं। पहले अभिलेख में क्या है, विषय क्या है? तो पहले अभिलेख में उन्होंने कहा है कि पशु बलि की निंदा और समस्त प्रजा मेरी संतान है। दूसरे अभिलेख में क्या कहा है कि मनुष्य एवं पशु चिकित्सा का उल्लेख है। दूसरे अभिलेख में ही दक्षिण भारत राज्य चोल चेरपांड का उल्लेख है। दक्षिण भारत राज्य चोलपांड ताम्र लिप्ति का भी उल्लेख है। तीसरे में क्या है, अधिकारियों को हर 5वें वर्ष राज्य भ्रमण का निर्देश दिया गया है ना। चौथा अभिलेख में क्या कहा गया है कि चौथा अभिलेख में कहा गया कि इसमें युद्ध नीति की जगह धम्म घोषणा की गई थी। युद्ध नीति को या रणभेरी की जगह धम्म घोषणा की बात की गई थी। देखिए, अब मैं आपको बता दूं आपको कि चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? बिंदुसार था। और बिंदुसार का पुत्र कौन था? अशोक था, है ना। अशोक का बड़ा भाई क्या था? सूरसेन था। लेकिन अशोक की थोड़ा सेनापति गुण ज़्यादा थे, इसलिए सूरसेन को नहीं, इसलिए अशोक जो है बना था।
अशोक का देखिए जन्म कब शासनकाल 273 में आया था। इसका राज्याभिषेक कब 269 में हुआ। इसने कुल के 101 भाई थे, लेकिन 99 भाई को मार कर बैठा था। 269 में राज्याभिषेक हुआ, लेकिन इसके 8 साल बाद 8वें वर्ष जो है 261 में कलिंग युद्ध हुआ, जिसमें 1 लाख लोग मारे गए, जिससे अशोक का युद्ध देखकर वो त्याग दिया। तो उसने धम्म नीति को स्वीकार किया और इसने कहा कि मेरी प्रजा सारी संतान है, इसने कहा। आगे हम चल लेते हैं। 5वां विलियम में क्या कहा गया है कि इसमें धम्म महापात्रों की नियुक्ति का उल्लेख है, मतलब धार्मिक जो ज्ञान देंगे उनकी नियुक्ति का उल्लेख है। 6वां में क्या है, प्रशासन सुधारों का उल्लेख है। 7वें में क्या है, अशोक के सभी धर्मों के प्रति निष्पक्षता का वर्णन। 8वें में क्या है, अशोक के 30 यात्राओं का वर्णन है। 9 में क्या है, सच्ची भेंट एवं शिष्टाचार का उल्लेख है। 10वें विलियम में क्या है, अशोक का आदेश था कि राजा उच्च अधिकारी हमेशा जनता की सोचे। 11 में क्या है, धर्म की व्याख्या। 12 में क्या, सभी धर्मों का सम्मान करिए एवं स्त्री महामातृ की नियुक्ति है। 13 नंबर में क्या है, 13 नंबर में क्या है, कलिंग युद्ध का वर्णन है ना, कलिंग युद्ध का वर्णन। देखिए इसी में देखिए कलिंग युद्ध के वर्णन में ही देखिए 13वें विलियम में ये भी कहा, इसी में ये भी वर्णन है कि अपने धर्म का प्रचार विदेशी में, श्रीलंका में, मतलब अपने बौद्ध धर्म को अशोक ने अपने बौद्ध धर्म का अंत दिनों में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए इसने ये धर्म का प्रचार करता था, तो इसलिए अपने पुत्र को संघमित्रा और महेंद्र को बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए श्रीलंका भेज दिया था। 14 नंबर में क्या है, अशोक द्वारा जनता को धार्मिक जीवन जीने की प्रेरणा है। अगर हम बात कर लें यहाँ पे कि फतेहपुर सीकरी कहाँ है, तो फतेहपुर सीकरी आगरा में है, हमारे अकबर ने बनवाया था। बुलंद दरवाज़ा कहाँ है, तो बुलंद दरवाज़ा जो है फतेहपुर सीकरी में ही है। बुलंद दरवाज़ा कहाँ पे, फतेहपुर सीकरी में है ना। बुलंद दरवाज़ा का निर्माण अकबर ने गुजरात विजय के बाद करवाया था। अगर हम बात कर लें कि लाल किला कहाँ है, लाल किला शाहजहाँ ने बनवाया था, दिल्ली में है। पंचमहल कहाँ है, तो पंचमहल आगरा में ही है। पंचमहल आगरा में कहाँ है, तो फतेहपुर सीकरी के अंदर ही, ये फतेहपुर सीकरी के अंदर ही क्या है, पंचमहल है। फतेहपुर सीकरी में क्या है, पंचमहल है। और फतेहपुर सीकरी कहाँ है, आगरा में है। और जौनपुर की स्थापना किसने की थी, तो फिरोज शाह तुगलक ने की थी, है ना। अगर हम बात कर लें कि हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है, इसका निर्माण, हुमायूं का मकबरा का निर्माण किसने कराया था, तो हाजी बेगम ने करवाया था। अगर हम बात कर लें कि मुमताज़ का वास्तविक नाम क्या था, अर्जुन बानो बेगम था। शाहजहाँ ने इनको मुमताज़ की उपाधि दी थी। मुमताज़ का वास्तविक नाम क्या था, अर्जुन बानो बेगम था, है ना। इसके 7 बॉयज़ और 7 गर्ल्स थे। 14वीं संतान ने प्रसव पीड़ा के कारण मृत्यु हुई। शाहजहाँ का अंतिम समय कहाँ था, शाहजहाँ के अंतिम समय में उनकी एक पुत्री ने देखभाल किया, उसका नाम क्या था, जहाँ आरा बेगम था। शाहजादा का और उसकी औरत का, शाहजहाँ के पुत्र का नाम था शाहजहाँ, दारा शुको और औरंगजेब था। अगर हम बात कर लें कि नूरजहाँ का देखिए वास्तविक नाम क्या था, तो मेहरुन्निसा था, है ना। नूरजहाँ का वास्तविक क्या नाम था, मेहरुन्निसा था। नूरजहाँ की अम्मा क्या नाम था, अस्मत बेगम था, जिसने जो इत्र की खोज की थी। तो नूरजहाँ का शादी हो चुका गियास बेगम से हुआ था, लेकिन सेंट वेंट लगा कर नूरजहाँ गई मार्केट में 1611 में, है ना। हाँ, तो 1611 में मार्केट गई, तो उनको जो है जहांगीर ने उनको देख लिया। जहांगीर से शादी हो गई, जहांगीर से नूरजहाँ की शादी हुई थी। और 1612 में जहांगीर के पुत्र शाहजहाँ का भी शादी हुआ। शाहजहाँ का देखिए खुर्रम, उसको शहजादा खुर्रम कहते थे, है ना। ठीक है, 1611 में पिताजी की शादी हुई और 12 में शाहजहाँ की शादी हुई। और शाहजहाँ का विवाह किसी मुमताज़ महल से हुआ था। अनारकली की मकबरा कहाँ पे, तो है लाहौर में है। अगर हम बात करें जामा मस्जिद कहाँ पे, न्यू दिल्ली में है। जामा मस्जिद जो है शाहजहाँ ने बनवाया था। अगर हम बात करें कि फिरोज शाह तुगलक, ये क्या था, फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया था, तो देखिए हटाला मस्जिद जौनपुर में है ना। हटाला मस्जिद जौनपुर में है, जो है अटाला मस्जिद जौनपुर में है ना। तो इसमें क्या हुआ था कि अटाला मस्जिद कहाँ भैया है, अटाला मस्जिद जौनपुर में है। और फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर की स्थापना की थी। फिरोज शाह तुगलक ने
फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर की स्थापना की थी और जौनपुर में ही अटाला मस्जिद है। अटाला मस्जिद क्या, इब्राहिम शाह सरक्रीक। देखिए जो फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई है ना क्या था, बिंदुलगल, अपने चचेरे भाई मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक ने ये दिल्ली सल्तनत का था। फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई मोहम्मद बिन तुगलक की याद में, मोहम्मद बिन तुगलक को जूना खां कहते हैं, बचपन में कहते थे जूना खा लेता था, तो मोहम्मद बिन तुगलक की याद में जौनपुर में अटाला मस्जिद का निर्माण करवाया था, है ना। और दिल्ली सल्तनत का अकबर फिरोज शाह तुगलक को कहते हैं। अगर हम बात कर लें कि जौनपुर में मालिक सखर की जोड़ने से, है ना, देखिए फिरोज शाह तुगलक ने ही पहली बार ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था, है ना। दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा शासक जिसने पहली बार ब्राह्मणों पर कर लगाया था, तो फिरोज शाह तुगलक था। लेकिन वह ब्राह्मण ने टैक्स नहीं दिया, वहाँ दिल्ली की जनता ने उनको टैक्स दिया था। देखिए भारत का सिराज किसे कहते हैं, जौनपुर को कहते हैं, है ना। ये जो फिरोज शाह तुगलक और दिल्ली और ये मोहम्मद बिन तुगलक सब कहाँ के थे, ये सब दिल्ली सल्तनत के थे। और देखिए फिरोज शाह तुगलक ने ही इस्लाम धर्म के रंग में रंग दिया था, है ना। और अगर बात कर लें कि फिरोज शाह तुगलक ने सभी 23 प्रकार के टैक्स को समाप्त कर दिया था, केवल इसने इस्लाम धर्म के रंग में रंग दिए और इसने केवल 4 टैक्स लगाए। कुरान में 4 जजिया हैं, जजिया जक़ात नहीं, जक़ात खराब कुंभ। जो जजिया कर था वह हिंदुओं से वसूला जाने वाला अधिकार था। जो ज़कात था या इस्लाम धर्म या ज़कात जो है धार्मिक कर था और यह मुस्लिम से लिया जाता था, और जजिया हिंदू से लिया जाने वाला कर था। और खुम्ब क्या था, हाँ जजिया ज़कात खराब जो है कृषि कर था। और खुम्ब क्या था, खुम्ब जो है युद्ध में लूटा गया धन था। अगर हम बात कर लें सर्वाधिक गुलामों की संख्या, दिल्ली सल्तनत में गुलामों का शौकीन कौन था, तो फिरोज शाह तुगलक था। और सर्वाधिक गुलामों की संख्या फिरोज शाह तुगलक ही था, क्योंकि कहीं यंग लड़ाई करने जाता था तो वो यंग एज को उठा लाता था। देखिए 1,80,000 गुलाम थे। देखिए इसलिए ये एक तरीके से गुलामों की संख्या के लिए फैसला था। इसके पास 1,80,000 गुलाम थे। कैसे थे, क्योंकि इसने एक विभाग ही बना दिया था, गुलामों का विभाग, जिसे क्या कहते थे, दीवान ए बंदगान नामक विभाग फिरोज शाह तुगलक ने ही बनवाया था, है ना। अगर हम बात कर लें मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में, तो इसे धनवानों का राजकुमार कहते हैं, पागल बादशाह कहते हैं, है ना। यह यंग उम्र में ही सबसे पढ़ा, दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सर्वाधिक पढ़ा लिखा व्यक्ति कौन सा था, तो ज़्यादा पढ़े लिखे कौन से, मोहम्मद बिन तुगलक थे। इन्होंने क्या कहते हैं, पागल बादशाह कहते हैं। दिल्ली में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर शासन किसका था, तो मोहम्मद बिन तुगलक का ही था, है ना। ये बहुत पढ़ा लिखा था, तो ये बहुत ही भाषा में मतलब जब बात कर लेता था, चाहे जो बात को सब भाषा में बात कर लेता था। तो ये जो है असल में इसने 5 योजना बनाई, लेकिन 5 योजना क्या हुआ, असफल हुई, कोई काम नहीं हुआ उसमें, है ना। तो इसने पहला बात क्या हुआ कि इसने राजधानी परिवर्तन के दिल्ली से देवगिरी कर दिया, तो उसमें लोग काम नहीं हो पाया। दूसरा सांकेतिक मुद्रा का संचालन किया, और दुआब सांकेतिक मुद्रा का मतलब जो नोट चलती है ना, और दुआब कर में वृद्धि, मतलब जो नदियों के बीच में जो टैक्स लगता है उसको बढ़ा दिया, लेकिन वो भी नहीं हो पाया। इसलिए इसका कोई काम नहीं हो पाया। इसलिए इसको खून पिपासा या इसे रक्त पिपासु के नाम से किससे जानते हैं भैया, मोहम्मद बिन तुगलक को हम जानते हैं। अगर हम बात कर लें शांति पुरुष लाल बहादुर शास्त्री, अगर हम बात कर लें कि देश बंधु तो चित्तरंजन दास, लेकिन दीन बंधु तो CN एंड्रूज। देखिए दीन बंधु क्या बताया मैंने, दीन बंधु CN एंड्रूज और देश बंधु चित्तरंजन दास। अगर बंग बंधु किसे कहते हैं, तो शेख मुजीबुर रहमान। बंग बंधु क्या किसे कहते हैं, बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान। जल नायक किसे कहते हैं, कर्पूरी ठाकुर। और जल पुरुष किसे कहते हैं, जल पुरुष कहते हैं राजेंद्र सिंह। जननायक किसे कहते हैं, तो जयप्रकाश नारायण। राजा जी गोपालचारी। मैडम क्वीन किसे कहते हैं, तो महारानी एलिजाबेथ तो कहते हैं, निर्मल हृदय मदर टेरेसा।
ब्लैक गांधी किसे कहते हैं? तो नेल्सन मंडेला को। ब्लैक गांधी नेल्सन मंडेला को। भारत का शेक्सपियर कालिदास। अमृत बाजार पत्रिका किसने लिखा था? तो शिशिर कुमार घोष ने किया था। अनहैप्पी ऑफ इंडिया लाला लाजपत राय। बंदी जीवन किसने किया था? बंदी जीवन तो संजीवन जयचंद्र सान्याल। संजीव जयचंद्र सान्याल। और दिल्ली का अंतिम शासक कौन था? है ना, ये दिल्ली का अंतिम शासक कौन सा था? तो इब्राहिम लोदी था, है ना। इसके ही दिल्ली का अंतिम शासक कौन सा जो मारा गया था? वो इब्राहिम लोदी था, क्योंकि 1526 में मुगल वंश प्रारंभ होता है। 1526 से 1707 चलता है। तो प्रथम पानीपत के युद्ध में बाबर ने इब्राहिम जो को हरा दिया था, इसलिए दिल्ली सल्तनत का समाप्त होकर मुगल वंश प्रारंभ हुआ। तो दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? तो इब्राहिम लोदी था। तो ये मैंने क्या कहा था, बंदी जीवन किसने लिखा? तो संजीवन चंद्र सान्याल। अगर हम बात करें कि विश्व में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? तो विश्व में शुरुआत हुई थी 1960 में। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 1966 से 67 में। 1966 से 67 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। तो मतलब कि हरित क्रांति के समय या कौन सी योजना में हरित क्रांति का वर्णन है? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना के समय, अर्थात 1966 से 67। तीसरी पंचवर्षीय योजना के समय 1966 से 67 में हरित क्रांति का प्रारंभ हुआ था। अगर हम बात कर लें कि विश्व में सर्वप्रथम कहाँ पे हरित क्रांति का प्रारंभ हुआ था? तो विश्व में हुआ था मैक्सिको में। और अगर भारत में कर लें तो पंतनगर उत्तराखंड में प्रारंभ हुआ था, है ना। अगर विश्व में बात कर लें हम तो मैक्सिको में प्रारंभ हुआ था। भारत में किस एरिया में हुआ? तो पंतनगर उत्तराखंड में हुआ था। अगर हम बात कर लें कि हरित क्रांति से यूपी का कौन सा क्षेत्र में फायदा हुआ था? तो पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। अगर हम बात कर लें गेहूं की कौन सी प्रजाति हरित क्रांति में जो किस फसल को फ़ायदा हुआ? तो गेहूं और चावल को फ़ायदा हुआ था। लेकिन गेहूं की उसमें कौन सी प्रजाति प्रयोग की गई थी? तो लार्मा रोजो जो है वह फसल जो है हरित क्रांति में प्रयोग की गई थी। देखिए, खान अब्दुल गफ्फार खान को ही हम सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी कहते हैं। सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी हम खान अब्दुल गफ्फार को कहते हैं। इन्होंने देखिए क्या किया था, पहला विदेशी शासक था ये। और दूसरा विदेशी शासक कौन सा था? तो नेल्सन मंडेला था। अगर कोई पूछे आपसे कि पहला विदेशी शासक कौन सा था, तो पहला विदेशी शासक खान अब्दुल गफ्फार खान था। और दूसरी विदेशी शासक कौन सा था? तो नेल्सन मंडेला था। अगर हम बात कर लें कि विशाखा दत्त ने कितनी रचना लिखा है? तो विशाखा दत्त ने मुद्रा राक्षस, देवी चंद्रगुप्तम लिखा है। पंचतंत्र विष्णु शर्मा की अष्टाध्यायी पाणिनि की है। देखिए, जो विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र लिखा है वह सर्वाधिक ज़्यादा भाषा में अनुवाद हुआ है, इसलिए पंचतंत्र को बाइबिल की उपाधि दी जाती है। कर्पूर मंजरी राजशेखर, है ना। देखिए, कर्पूर मंजरी मैं पुस्तक बता रहा हूँ आपको, लेखक बताना है। हाँ, मैं आपको क्या बता रहा हूँ, पुस्तक बता रहा हूँ, आपको लेखक बताना है। तो कर्पूर मंजरी पुस्तक किसकी है? मैं पुस्तक बताना, लेखक बताना। कर्पूर मंजरी राजशेखर, है ना। 10 कुमार चरित्रम दंडी की है। सौंदरानंद अश्वघोष की है। और बुद्ध चरित्र किसकी है? वो भी अश्वघोष की है। कादम्बरी, है ना, कादम्बरी बाणभट्ट की है। प्रियदर्शिका नागनंद रत्नावली किसकी? हर्षवर्धन की है। अगर हम कालिदास की बात करें तो कालिदास को पहली बार भारत का शेक्सपियर कहते हैं। कालिदास की रचना क्या है? मेघदूतम, ऋतुसंहारम, कुमार संभवम, मालविमित्रम, है ना। ये सब मेघदूतम किसकी? कालिदास की है। अगर हम बात कर लें लीलावती किसकी है? भास्कराचार्य की। माध्यमिका किसकी है? तो भारत का आइंस्टीन नागार्जुन कहते हैं। नागार्जुन की रचना क्या है? माध्यमिका है। मिताक्षरा किसकी है? विज्ञानेश्वर की है। दाएं भाग किसकी है? जीमूत वाहन की है।
विराह संहिता किसकी है? तो वराह मिहिर की है। मिलिंद पानहो किसकी है? नागसेन की है। मृच्छकटिकम किसकी है? शूद्रक की है। मृच्छकटिकम शूद्रक की है। जैसे कि मैं बता चुका हूँ कि जौनपुर का संस्थापक फिरोज शाह तुगलक था। पंचमहल कहाँ है? पंचमहल भैया फतेहपुर सीकरी में है। और फतेहपुर सीकरी कहाँ है? तो आगरा में है। अगर हम बात करें मोती मस्जिद कहाँ है? तो भैया न्यू दिल्ली में। नील विद्रोह कहाँ हुआ था? नील विद्रोह बंगाल में हुआ था। और क्या लिखा है? साम्राज्यवाद का नाश हो किसने कहा था? भगत सिंह ने कहा था, है ना। अगर हम बात कर ले कि संपूर्ण क्रांति किसने कहा था? तो जयप्रकाश नारायण। मारो फिरंगों को किसने कहा था? मंगल पांडे ने कहा था मारो फिरंगों को। देखिए जो बाबरी मस्जिद है इसका निर्माण जो है मौलवी अहमदुल्ला शाह के नाम पर बाबरी मस्जिद का निर्माण हो रहा है। मौलवी अहमदुल्ला शाह फैजाबाद का वो शासक था जिसे 50,000 का वो रखा गया था, है ना। विद्रोहियों का नेता बहादुर शाह जफर। अगर हम बात कर लें कि भक्ति रस का एग्जाम्पल कौन सा? तो मेरी भव बाधा हरो, है ना। अगर हम बात कर लें कि महल का महक परी अवध को कुशासन का आरोप लगा के मिला गया था। अगर हम बात कर लें कि उसका वास्तविक नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग का। आत्माराम पांडुरंग का नाम था रामचंद्र। कानपुर से कौन सा? तो कैंप बेल था। अगर बात कर लें कि 1857 की क्रांति का विद्रोहियों का नेता किससे घोषित किया गया था? तो 1857 की क्रांति का विद्रोहियों का नेता बहादुर शाह जफर को घोषित किया गया था, है ना। बहादुर शाह जफर जो दिल्ली का था, है ना। दमन जो है इसका, हाँ बहादुर शाह जफर, हाँ सही है। 1857 क्रांति का विद्रोहियों का नेता कौन सा? बहादुर शाह जफर था। अगर कोई आपसे कहे कि इस 1857 क्रांति का दमन किसने किया? तो निकलसन और हडसन ने किया था, है ना। बहादुर शाह जफर कहाँ का शासक था? दिल्ली का था। और नाना साहब कानपुर के थे। धोंदू पंत का नाम था, लेकिन उसका वो अंग्रेज गवर्नर कौन सा था? कानपुर का कैम्पबेल था। महक परी किसे किसे जानते? भैया महक परी किसे के? तो बेगम हजरत महल का उपनाम था। बेगम हजरत महल का उपनाम क्या था? महक परी था। और जो अवध के शासन को कुशासन का आरोप लगाकर जो है अपने राज्य में मिला लिया गया था। बंगाल का शेर वीरजली, राज हड़प में डलहौजी ने दिया था। सहायक संधि वीरजली ने दिया था। मतलब कि एक तरीके से ये क्वेश्चन था कि 1857 में विद्रोहियों का नेता, मतलब कहाँ से इस बात शुरुआत हुई विद्रोह का? तो सब लोग गए जो है बहादुर शाह जफर के पास, उनको नेता बना दिया। तो उनको जबरदस्ती नेता बना दिया, इसलिए 1857 विद्रोहियों का नेता घोषित किया गया बहादुर शाह जफर को। लेकिन उसका जो है दमन किसने किया? तो निकलसन और हडसन ने किया था।